हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पीसीएस क्रक्स। तो आज हम कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5, आर्टिकल 107, 8, 9 एंड 10। ठीक है। तो लास्ट क्लास में जितने भी हमने आर्टिकल्स अभी तक कवर किए हैं उसके लिए प्लेलिस्ट चैनल पर उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं। बिल्कुल क्रक्स मटेरियल है, आपके बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। पॉलिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इन क्लासेस से बाहर नहीं आने वाला है, मैं रिपीटेडली बता रही हूँ हर क्लास में। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम विद आर्टिकल 107 से। तो गाइस 107 जो है वो कैटर करता है लेजिस्लेटिव प्रोसेस को। देखिए आप सबको पता है कि जो मेन काम है, यानी कि जो मुख्य काम है सदन का या पार्लियामेंट का, वो क्या है? पार्लियामेंट का जो मुख्य काम है वो है कानून बनाना। ठीक है। तो जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है वो इसी को कैटर करती है, यानी कि एक बिल से लेकर लॉ बनने तक की जो जर्नी है। ठीक है। ये जो जर्नी है यानी कि जो यात्रा है वो यहाँ से ही शुरू होती है। ठीक है। यानी कि बिल से लेकर लॉ तक की जो जर्नी है वो आर्टिकल 107 कैटर करता है। फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस में जाएगा, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट के साइन के लिए जाएगा बिल। यानी देखिए फर्स्ट हाउस कोई भी हो सकता है। अगर मान के चले कि लोकसभा फर्स्ट हाउस में पहले बिल पेश हुआ, यहाँ से पास होगा, पास होने के बाद सेकंड हाउस में जाएगा, सेम यही प्रोसीजर, सेकंड हाउस में होगा, यहाँ से फिर पास होगा। फिर जब बिल्कुल एज इट इज दोनों हाउस से वर्ड बाय वर्ड बिल्कुल सेम टू सेम पास होगा, तभी वो विधायक प्रेसिडेंट के साइन के लिए जाएगा। और जैसे ही प्रेसिडेंट साइन कर देंगे उसके बाद ये जो विधेयक है वो बन जाएगा लो। ठीक है। यानी कि यहाँ पर बिल और फर्स्ट हाउस के पास गया, फिर जब प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया तो ये लो बन गया। ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो जो ये प्रोसेस है वो कैसे होती है? दोनों हाउस से सेम प्रोसेस होती है। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस। फर्स्ट हाउस में पहले क्या होगा? फर्स्ट रीडिंग, फिर सेकंड रीडिंग, फिर थर्ड रीडिंग। ठीक है। फिर वोटिंग होगी और ये पास हो जाएगा। जैसे यहाँ से पास होता है एज इट इज जो बिल है वो सेकंड हाउस में जाएगा। यहाँ पे फिर फर्स्ट रीडिंग होगी, सेकंड रीडिंग होगी, थर्ड रीडिंग होगी, फिर यहाँ पर भी वोटिंग होगी और फिर यहाँ से पास हो जाएगा, फिर जाएगा प्रेसिडेंट के पास साइन होने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पर याद रखने वाली जो चीज़ है वो ये है कि मान लीजिए फर्स्ट हाउस में पास हो गया, ठीक है, सेकंड हाउस में पास हुआ नहीं हुआ अभी। फर्स्ट रीडिंग हुई, सेकंड रीडिंग में इसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुए। तो अगर यहाँ पर अमेंडमेंट हुए तो यानी कि सेकंड हाउस से वो पास एज इट इज नहीं होगा जो फर्स्ट हाउस से पास होकर आया है। यानी कि जैसे यहाँ पर अमेंडमेंट हुई और यहाँ पर ये पास हो गया तो वापस जो है वो फर्स्ट हाउस के पास जाएगा विद रिकमेंडेशन। ठीक है। फिर दोबारा से प्रोसेस शुरू होगा, फिर फर्स्ट हाउस के पास जाएगा, फिर सेकंड हाउस के पास आएगा, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट के साइन के लिए जाएगा। यानी कि जरूरत क्या है यहाँ पर कि एज इट इज दोनों हाउस से सेम वर्ड बाय वर्ड विधेयक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट हाउस में कुछ और है और उसमें कुछ चेंजेस हो गए सेकंड हाउस में और फिर चला गया प्रेसिडेंट के पास। नहीं, दोनों हाउसेस से जो निकल रहा है पास होके बिल वो सेम होना चाहिए वर्ड बाय वर्ड, तब वो प्रेसिडेंट के साइन के लिए जाएगा। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं कि इसकी रीडिंग्स में क्या क्या होता है। सबसे पहले जब बिल जाता है फर्स्ट रीडिंग में तो वहां पर उसका जो टाइटल है वो निर्धारित होता है, यानी कि उसका नाम दिया जाता है किसी भी विधेयक को। जैसे अगर जीएसटी का बिल आया था तो उसको जीएसटी नाम दिया गया, नारी शक्ति बंधन अधिनियम आया था तो उसको नारी शक्ति बंधन अधिनियम नाम दिया गया, है ना। तो ये नाम यानी कि शीर्षक दिया जाता है फर्स्ट रीडिंग के दौरान, उसका गजट में डाला जाता है और नोटिफिकेशन भी फर्स्ट रीडिंग में ही आता है उसका। ठीक है। उसके बाद ये चला जाता है सेकंड रीडिंग के लिए। सेकंड रीडिंग में बहुत डिटेल्ड मैनर में, काफी डिटेल्ड मैनर में इसके बारे में चर्चा होती है, डिस्कशन होते हैं, अमेंडमेंट्स होते हैं और फिर वोटिंग होती है। ठीक है। फर्स्ट रीडिंग में वोटिंग नहीं होती है, ध्यान रखना, नो वोटिंग। तो ये सारे डिफरेंसेस याद रखने हैं। फर्स्ट में सिर्फ शीर्षक, गजट और नोटिफिकेशन, तीन चीजें होंगी। ठीक है। तीनों चीजों के बाद सेकंड रीडिंग के लिए जाएगा, वहां पर सामान्य चर्चा होगी, समय का निर्धारण होगा कि कब ये पेश किया जाएगा, सेकंड रीडिंग के लिए कब लोग बैठेंगे, कब डिस्कशन होगा और समिति के पास भेजा जाएगा, कौन सी समिति, कौन लोग होंगे उसमें, ये सारी चीजें मेंशन होगी। उसके बाद क्लोज बाय क्लोज इसके ऊपर डिस्कशन होगा, हर क्लोज का डिवीजन होगा
ठीक है, बिल है, बिल में बहुत सारे क्लोजेस होते हैं, उनका डिवीजन होगा, फिर उसमें कुछ अमेंडमेंट्स यानी कि जो चेंजेस हैं वो इसके अंदर डाले जाएंगे समिति स्तर पर। ठीक है, फिर उसके बाद ये विचार विमर्श के लिए जाएगा, तो सदन में हर क्लोज पर डिस्कशन होगा। यहाँ पर समिति स्तर पर डिस्कशन और डिवीजन और चेंजेस हुए हैं। फिर उसके बाद जब समिति अप्रूव कर देगी उसके बाद विचार विमर्श होएगा सदन में क्लोज बाय क्लोज। तो हर क्लोज का क्या होगा, डी फॉर डिस्कशन, ए फॉर अमेंडमेंट, ठीक है, एंड वी फॉर वोटिंग। उसके बाद होगी इसके ऊपर वोटिंग। तो पहले डिस्कशन होगा, डिस्कशन के बाद कोई अमेंडमेंट की जरूरत होगी तो वो होगा, उसके बाद वोटिंग होगी, और जब यहाँ से क्लियर हो जाएगा तब ये जाएगा तीसरे पाठन के लिए यानी कि तृतीय पाठन के लिए। यहाँ जब तृतीय पाठन यानी कि थर्ड रीडिंग के लिए जाएगा तो पूरा बिल जाएगा सदन के समक्ष, पूरा बिल जाएगा और उसके ऊपर डिस्कशन होगा। अब देखिए जो चेंजेस होने थे वो हो चुके हैं सेकंड पाठन में, इसीलिए सेकंड पाठन यानी कि सेकंड रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो थर्ड में अमेंडमेंट नहीं होगा, ये याद रखना है पॉइंट, अमेंडमेंट नहीं होगा, सिर्फ डिस्कशन होगा और वोटिंग होगी। ठीक है, डिस्कशन और वोटिंग होगी, अमेंडमेंट नहीं होगा, ये याद रखना है थर्ड पार्टन में। फर्स्ट में दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट पार्टन में शीर्षक, गजट और नोटिफिकेशन याद रखना है। सेकंड में चर्चा होगी, समय का निर्धारण होगा, समिति स्तर यानी कि समितियों को भेजा जाएगा, क्लोज बाय क्लोज उसके ऊपर संशोधन होगा, डिस्कशन होगा और डिवीजन होगा बिल का। उसके बाद विचार विमर्श के लिए सदन के पास जाएगा, हर क्लोज पर डिस्कशन होगा, अमेंडमेंट होगा और वोटिंग होगी। ठीक है, और थर्ड में पूरा बिल जाएगा और पूरे बिल पर डिस्कशन होगा पूरे सदन में और वोटिंग होगी, अमेंडमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस बहुत सारे पीसीएस में पूछे गए हैं, यूपीएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है, यहाँ पर बहुत बार पूछा गया है। अब बात कर लेते हैं अबाउट बिल। बिल है क्या और कैसे प्रस्तुत किया जाता है और किस किस प्रकार का बिल होता है। देखिए, बिल जो है वो किसी भी हाउस में पेश किया जाता है, अगर सिर्फ मनी बिल को छोड़ दिया जाए। ठीक है, मनी बिल जो है वो पेश कहाँ किया जाएगा, लोकसभा में सिर्फ। ठीक है, राज्यसभा उसमें रिकमेंडेशन देगी, अगर मान लिया तो ठीक है, नहीं भी माना तो भी वो पास माना जाएगा। ठीक है, तो ये मनी बिल के लिए है, तो ये तो हम 110 जब करेंगे तब इसमें देख लेंगे। अभी बात करते हैं कि प्रस्तुत कोई भी हाउस में हो सकता है, चाहे राज्यसभा में चाहे लोकसभा में। तो लोकसभा या राज्यसभा में जब साधारण बिल पेश किए जाते हैं तो उसके लिए प्रेसिडेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती पहले से, बाद में सिग्नेचर की जरूरत होती है, लेकिन प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। अब बात कर ली जाए कि किन लोगों को अधिकार है बिल को पेश करने का। तो देखिए, सदन में कोई भी हो, सदन यानी कि संसद का कोई भी सदस्य हो, संसद का कोई भी सदस्य बिल को पेश कर सकता है, कोई भी सदस्य। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि पास होने के चांसेस 100% गवर्नमेंट मेंबर को है। ठीक है, गवर्नमेंट मेंबर यानी कि मंत्री। ठीक है, मंत्री को 7 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा, और क्योंकि सरकार मेजोरिटी में होती है, सरकार पेश करेगी, सरकार के मंत्री पेश करेंगे तो बिल पास हो जाएगा 100%। अगर नहीं होता है ना पास, इसका मतलब गवर्नमेंट को खतरा है, मेजोरिटी नहीं है यानी कि गवर्नमेंट की। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब बात आती है प्राइवेट मेंबर कौन होते हैं। प्राइवेट मेंबर जो मंत्री नहीं होते वो सब प्राइवेट मेंबर हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर प्राइवेट मेंबर वैसे बात की जाए जो गवर्नमेंट में शामिल नहीं है, यानी कि जो सत्ताधारी पक्ष नहीं है वही लोग होते हैं। तो 1 माह का नोटिस उनको देना पड़ता है बिल को पेश करने से पहले। अभी तक कुल 14 प्राइवेट मेंबर बिल्स पास हुए हैं, तो देखिए बहुत कम है संख्या में। और जो लास्ट हुआ था 1970 में पारित हुआ था, और ये पेश हुआ था 1968 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि पेश कब हुआ, 1968 में लास्ट प्राइवेट बिल। उसके बाद देखिए कितने साल हो गए हैं, 45 ईयर्स हो गए हैं उसके मतलब 45 ईयर्स से कोई प्राइवेट बिल पास नहीं हुआ है। अब बात करते हैं कि प्रेसिडेंट को, अभी हमने बात की फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस में क्या होता है, अब बात करते हैं प्रेसिडेंट के पास जब बिल आ जाता है तब उनके पास क्या पावर्स होती है, या वो किस तरह से बिल को रोक सकते हैं, पास कर सकते हैं, रिकमेंडेशंस दे सकते हैं, तो बिल की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, जब फर्स्ट और सेकंड हाउस से पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट के पास बिल पहुंचता है। अब प्रेसिडेंट के पास 3 चीजें होती है करने को, या तो वो रिजेक्ट कर दे उसको कि भाई मुझे नहीं आया पसंद, या अपना कंसेंट दे दे कहे कि भाई ठीक है जैसा तुमने किया है मुझे भी पसंद है, या फिर वो पुनर्विचार के लिए भेज दे। ठीक है,
कि इसमें कुछ चेंजेस करके लाओ या पुनर्विचार करो इसके ऊपर, मुझे कुछ चीज़ें इसके अंदर सही नहीं लग रही है, तो पुनर्विचार के लिए भी भेज सकते हैं। तो ये 3 ही सिचुएशंस बनती है, या तो वो अपनी कंसेंट दे दे, या वो रिजेक्ट कर दे, या वो रिकंसिडरेशन यानी पुनर्विचार के लिए भेज दे। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि पुनर्विचार के लिए सिर्फ वो एक बार भेज सकते हैं, ये नहीं कि दोबारा से गया बिल पास होकर आ गया, एज इट इज भेज दिया दोनों हाउसेज ने, तो फिर प्रेसिडेंट फिर दोबारा से कहे नहीं कि दोबारा से पुनर्विचार के लिए लेकर जाओ, ऐसा नहीं। इस तरह से तो रोटेशन बना रहेगा, बिल कभी कानून बनेगा ही नहीं। तो इसलिए एक बार अधिकार देता है संविधान उनको कि वो एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, या उसको कंसेंट उनकी मिल सकती है कि भाई ठीक है, बिल्कुल सही है, एज इट इज फर्स्ट हाउस से पास है, सेकंड हाउस से पास है, और प्रेसिडेंट ने चुपचाप उस पर साइन कर दिए हैं, तो भी वो लो बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो पक्का ही लो बन जाएगा। यहाँ पे रिकंसिडरेशन के बाद बन जाएगा, यहाँ भी बन जाएगा एक बार के बाद, लेकिन अब यहाँ पर रिजेक्शन हो गया है तो नहीं बनेगा, तो उन्होंने होल्ड कर लिया है। ठीक है, बिल्कुल पूरी तरह से खारिज कर दिया है। तो यहाँ पर एक तरह से एब्सोल्यूट वीटो का यूज कर रहा है प्रेसिडेंट। ठीक है, एब्सोल्यूट वीटो मतलब कोई भी कुछ नहीं सकता, तो रिजेक्शन में ही जाएगा बिल। तो इसका यूज अभी तक एब्सोल्यूट वीटो का 2 बार हुआ है, एक 1954 में और एक 1992 में। 1954 में हमारे जो प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पेप्सू का जो बजट इशू था, अब यहाँ पे पेप्सू का मतलब है पंजाब वाला एरिया जो है ना, पहले पंजाब हरियाणा एक ही था ना, तो उस राज्य का नाम था पेप्सू। ठीक है, तो उसका जो बजट इशू था उससे रिलेटेड कोई इशू था, तब उन्होंने एब्सोल्यूट वीटो का यूज किया था। उसके बाद 1992 में आर वेंकट रमन ने भी एब्सोल्यूट वीटो का यूज किया। ये था सांसद के वेतन बिल के बारे में, यानी कि जो बिल पेश किया गया वो सांसद के वेतन को बढ़ाने के लिए था, तो वेंकट रमन ने इसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था, यानी कि एब्सोल्यूट वीटो का यूज किया था। अब बात की जाए रिकंसिडरेशन के लिए, जब चला जाता है तो एक तरह से वो निलंबनकारी वीटो है ये। ठीक है भाई, यानी कि डिले कर दिया है ना, वापस भेज दिया, तो कुछ दिन और लगेंगे, 1 महीना, हफ्ता, 10 दिन वापस से लगेंगे ना वो पूरी प्रोसेस को रिकंसिडरेशन में, है ना। तो यानी कि एक तरह से निलंबन हो गया, है ना। तो यानी कि सस्पेंसिव वीटो कहेंगे इसको, निलंबनकारी वीटो है ये। तो ये इसका जो यूज है वो अभी 2006 में एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था, जो लाभ का पद था, उस विषय में कोई बिल था, उस पर उन्होंने रिकंसिडरेशन के लिए भेजा था। ठीक है, अब आपको समझ आ गया, एब्सोल्यूट वीटो का मतलब होता है रिजेक्शन, और सस्पेंसिव वीटो का मतलब होता है उसमें डिले करना, यानी कि पुनर्विचार के लिए भेजेगा। अब एक तरह का वीटो और होता है पॉकेट वीटो, इसमें ना तो रिजेक्ट करता है वो, ना वो कंसिडरेशन के लिए भेजता है, यानी कि ना वो सहमत है ना असहमत है ना कंसिडरेशन के लिए भेजता है, बस समय सीमा तय नहीं होती इसमें ना, वो अपने पास रख लेते हैं उस बिल को, कुछ नहीं कहते उसके ऊपर, बिल्कुल चुप रहते हैं, बिल्कुल चुप। ठीक है, तो ऐसी वीटो का यूज 1986 में ज्ञानी जैल सिंह ने किया था, और जो बिल का नाम था वो था डाक विधेयक। ठीक है, यानी कि डाक यानी कि पोस्ट ऑफिस, या पोस्ट बिल था, पोस्ट ऑफिस बिल था ये, उसके ऊपर इन्होंने पॉकेट वीटो का यूज किया था। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है भाई, पॉकेट वीटो हो चाहे वो रिकंसिडरेशन हो चाहे वो रिजेक्शन हो या एब्सोल्यूट वीटो है, तो ये मनी बिल के बारे में नहीं होगा। मनी बिल के बारे में यहाँ पर ये नहीं कर सकता, यहाँ भी अगर मनी बिल है तो उसको भी ये पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते, यहाँ पर रिजेक्ट नहीं कर सकते मनी बिल को, और पॉकेट वीटो पर भी ये मनी बिल नहीं जाएगा, क्योंकि 14 डेज में देना ही पड़ता है साइन करके, या साइन करने की भी जरूरत नहीं है, 14 डेज का भी नहीं है इसमें मेंशन मनी बिल को, तो क्योंकि प्रायर एक तरह से अप्रूवल होता है प्रेसिडेंट का, तो उनको साइन करना ही होता है मनी बिल पर। ठीक है, तो उनका कंसेंट तो पहले मिल जाता है। ओके, अब है आर्टिकल 108। तो आपको पता लग गया 107 कितना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। उसी तरह से 108 आज के जितने भी आर्टिकल्स हमने किए हैं करेंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। 108 ज्वाइंट सिटिंग के बारे में बात होती है, संयुक्त बैठक। तो नाम तो सुना ही होगा आपने, है ना। 108 सब बच्चे याद रखते हैं आर्टिकल वाइज, सबको पता है ज्वाइंट सिटिंग के बारे में, लेकिन बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि ज्वाइंट सिटिंग होती क्यों है, और कौन इसको चेयर करेगा, और इसके नियम क्या है, और अभी तक कौन कौन से बिल्स पर संयुक्त बैठक की गई है। तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कैटर किए जाएंगे। सबसे पहले तो मैं बात कर लेती हूँ ज्वाइंट सीटिंग बुलाई क्यों जाती है। भाई कई बार क्या होता है ना, जो फर्स्ट हाउस है, ठीक है, वहां से बिल पास होके आ गया मान लो,
फर्स्ट हाउस कोई भी हो सकता है, लोकसभा या राज्यसभा, ठीक है। जहां पर भी बिल इंट्रोड्यूस हुआ उसको कहेंगे फर्स्ट हाउस उसके लिए, ठीक है। सेकंड हाउस जो है वो उसको बार बार में उसको रिजेक्ट कर रहा है, वो कह रहा है कि नहीं मुझे नहीं, उसमें बार बार में चेंजेस करके दे रहा है, या मान ही नहीं रहा है, या पास ही नहीं हो रहा वहां से बिल। लेकिन ये बहुत ही क्रूशियल बिल है, ठीक है, ये बहुत ही क्रूशियल बिल है, बहुत जरूरी बिल है, दोनों की आपस में बन नहीं रही है दोनों हाउसेस की। तो प्रेसिडेंट अपना दिमाग लगाता है, विवेक का अधिकार है एक तरह से उनका, कि वो खुद कहेंगे कि भाई हम चलो आर्टिकल 108 यूज करते हैं, यानी कि ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान, ठीक है। तो ऐसा उनका विवेक जागा है 3 बार, 1961 में, 1978 में और 2002 में। 1961 में डोरी एक्ट के लिए, और जब 1961 में कौन थे प्राइम मिनिस्टर, यहाँ थे हमारे जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी। और 1978 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया था, या बिल आया था, उसके ऊपर भी ज्वाइंट सीटिंग हुई थी। और देखिए जब ज्वाइंट सीटिंग होती है ना, अगर लोकसभा से पास हुआ है ना वो बिल और राज्यसभा अटका रही है, तब तो 100 नहीं तो 99% चांसेस होते हैं, वैसे 100% ही चांसेस होते हैं कि वो बिल पास हो जाएगा ज्वाइंट सीटिंग में, ठीक है। और लेकिन अगर राज्यसभा से पास हुआ है, लोकसभा उसको रिजेक्ट कर रही है बार बार में, तब बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि लोकसभा के मेंबर्स ज्यादा होते हैं, इसीलिए ज्वाइंट सीटिंग में लोकसभा का पलड़ा भारी रहता है, ठीक है। तो बैंकिंग रेगुलेशन के टाइम जो हमारे पीएम थे वो थे मोरारजी देसाई। और जब पोटा यानी कि टेररिस्ट या टेररिज्म एक्ट था ये 2002 का, उस वक्त थे अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। तो इन तीनों के टाइम ज्वाइंट सीटिंग बुलाई गई है, तो ये याद रखनी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि ज्वाइंट सीटिंग की अध्यक्षता कौन करता है। अब हमने जब बात की थी स्पीकर के बारे में, तो मैंने बताया था कि स्पीकर का जो रोल है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए स्पीकर की जो पोजीशन है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और इसीलिए सत्ताधारी पक्ष के पास होती है ये सीट, ठीक है। और इसके लिए सबसे जब ज्वाइंट सीटिंग होती है तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, स्पीकर करेगा लोकसभा का। अगर ये एबसेंट है या ये वैकेंट है ये सीट, तब लोकसभा के डेप्यूटी स्पीकर संभालेंगे चेयर को। अगर वो भी एबसेंट है या वैकेंट है सीट, तब राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन, यहाँ पे ध्यान रखना है राज्यसभा के चेयरमैन नहीं करेंगे। वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जो चेयरमैन है वो वाइस प्रेसिडेंट है हमारे, है ना। चेयरमैन कौन है, वाइस प्रेसिडेंट है। तो ये इनकी शान के खिलाफ है यहाँ पर। एक तो ये सदन के सदस्य नहीं है, ऊपर से यहाँ पे शान के खिलाफ भी है, क्योंकि इनसे नीचे थोड़ी ना होंगे स्पीकर, और डेप्यूटी स्पीकर से नीचे वो नहीं आएंगे ना, वो तो ऊपर रहेंगे, तो ये नहीं होंगे। तो राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन चेयर करेंगे। अगर वो भी वैकेंट है सीट, तो राज्यसभा के और जो सदस्य जो और पैनल है उनमें से किसी को भी सीट करने के लिए या चेयर करने के लिए बुला लिया जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब है ये ज्वाइंट सीटिंग में इसको आहूत कौन करता है, यानी कि बुलाता कौन है, राष्ट्रपति, हमने अभी जिक्र किया था, प्रेसिडेंट बुलाता है। नियम कौन से लागू होंगे जब ज्वाइंट सीटिंग होगी, वैसे सदन की, हर सदन के अलग अलग नियम है, राज्यसभा और लोकसभा, लोकसभा पर लोकसभा के नियम होंगे और राज्यसभा पर राज्यसभा के नियम लागू होंगे। लेकिन जब ज्वाइंट सीटिंग होगी तब लोकसभा के नियम लागू होंगे, ठीक है। और कब ज्वाइंट सीटिंग बुलाई जाती है, डेडलॉक कंडीशन, जो कि मैंने अभी जिक्र किया कि क्यों बुलाई जाती है, वही है, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 109 की। 109 धन विधेयक के संबंध में जो प्रक्रिया है, जो विशेष प्रक्रिया यानी कि धन विधेयक है क्या, वो तो आर्टिकल 110 में बताया है कि है क्या, किसको धन विधेयक मानेंगे, उसकी परिभाषा दी है। लेकिन 109 में कि धन विधेयक के बारे में और जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वो यहाँ पर मेंशन की गए हैं। जैसे कि धन विधेयक जो है वो राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा, नहीं। अब इसमें थ्योरी ये है कि देखिए जो लोकसभा के मेंबर है वो डायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं, डायरेक्ट इलेक्टेड है वो, ठीक है। यानी कि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे डायरेक्ट है, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन है पूरा, तो पैसा कहाँ किसका है, लोगों का है, देश का है। तो ये अपने रिप्रेजेंटेटिव को अधिकार देंगे ना कि वो पैसे पर उनके बिहाफ पर डिसीजंस ले। इसीलिए लोकसभा को ही अधिकार है कि वहीं पर धन विधेयक पेश किया जाएगा, राज्यसभा को अधिकार नहीं है, ठीक है। इसलिए वहां पर पेश नहीं किया जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ आ गई। उसके बाद जो राज्यसभा है वो सिर्फ जब उनके पास मनी बिल जाएगा यानी कि धन विधेयक जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे ध्यान रखना है, धन विधेयक मतलब धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर है, यहाँ पे सिर्फ धन विधेयक की बात हो रही है, ठीक है। तो जो राज्यसभा है सिफारिश का अधिकार रखती है
कि भाई क्या क्या चीजें इसमें चेंज हो सकता है, पर रोकने का अधिकार नहीं रखेगी, यानी कि वो रोक नहीं सकती, यानी कि पास तो उसको करना ही पड़ेगा। सिफारिश माने या ना माने वो डिपेंड करता है लोकसभा के पास। ठीक है, लोकसभा ही अंतिम निर्णय करेगी कि उनको राज्यसभा की सिफारिश सही लग रही है, स्वीकार करनी है कि नहीं करनी है। और राज्यसभा को 14 दिन के भीतर ही सिफारिश देकर या वैसे 14 दिन के भीतर साइन करके वापस करना पड़ेगा। अन्यथा अगर वो वापस 14 दिन तक नहीं करते हैं या कोई सिफारिश भी पेश नहीं करते हैं तो बिल को पास माना जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया। अब है आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 जो है इसमें मनी बिल के बारे में है। ठीक है, धन विधेयक, यानी कि धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा है इसमें। टैक्स को कम कर सक, कौन कौन सा परिभाषा में क्या शामिल है कि टैक्स से रिलेटेड कुछ भी हो, टैक्स को कम करना हो, टैक्स को बढ़ाना हो या कुछ भी टैक्स से रिलेटेड हो, तो वो सारे बिल्स इसी श्रेणी में आएंगे, धन विधेयक की श्रेणी में। ठीक है, जो विनियोग विधेयक है यानी कि अप्रोप्रिएशन बिल है, ये भी धन विधेयक की श्रेणी में आएगा। विनियोग विधेयक क्या होता है ये मैं अगली क्लास में बता दूंगी जब इससे रिलेटेड हमारा आर्टिकल आएगा, नहीं तो फिर इसकी डबलिंग हो जाएगी। ठीक है, फिर है अभिरक्षा से रिलेटेड, यानी कि जहां पर भी पैसा है, फंड है, वो धन विधेयक है। ठीक है, फंड है, पैसे की बात हो रही है, टैक्स की बात हो रही है, या हमारे जो CFI यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसकी बात हो रही है, खर्च की बात हो रही है। ठीक है, यानी कि व्यय की बात हो रही है, आय की बात हो रही है, ये सारे जो है वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स अगर यूज हो रहे हैं कहीं पर भी, इसका मतलब वो जो बिल है वो धन विधेयक है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बता दिया गया कि संचित निधि का खर्च जोड़ना या बढ़ाना या फंड से संबंधित अन्य विषय, ये सब धन विधेयक के ही पार्ट होंगे। तो हमने कर लिया आर्टिकल 110 तक। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे आर्टिकल 111, 112 और बाकी की। और गाइस एक बात और कि ये तो हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कर रहे हैं, इसी के साथ साइमल्टेनियसली मैं सोच रही हूँ कि कुछ और चीज़ें भी शुरू कर दूँ। तो मैं ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की सीरीज शुरू कर रही हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं जो समिट्स हुए हैं अभी तक इस साल 2025 में, तो उनसे जितने भी संगठन अभी तक जिनकी समिट्स हुई हैं तो उनसे स्टार्ट करके मैं आगे तक जाऊंगी, जो भी इंपॉर्टेंट और बाकी के ऑर्गेनाइजेशन है वो भी कवर करेंगे, जिससे कि आपको करंट नॉलेज भी मिल जाए, इंटरनेशनल रिलेशंस की नॉलेज भी मिल जाए, और पॉलिटी से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं वहाँ से, वो भी आप वहाँ से ले सको इजीली, तो आपके लिए वो सीरीज भी बेनिफिशियल हो जाएगी। ठीक है, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। चलिए अब मैं इस क्लास को यहीं पर वाइंड अप करती हूँ। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।